तो क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं भाई। देखो, एक वेट है मास इनटू ग्रेविटी। अगर आप रीड करो तो रीड करेंगे, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विद एंगल विद चार्ज क्यू एंड वेट mg इज अटैच्ड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग की एंड में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, मास इनटू ग्रेविटी, वेट है mg, और उसको आपने एक स्ट्रिंग से होल्ड कर रखा है। तो आपका मास इनटू ग्रेविटी यानी वेट लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू है, अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग लगेगा प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, है कि नहीं। और अगर हम एक वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ कर लें, देखो क्यों ड्रॉ करने में बताता हूँ मैं। वो इसलिए ड्रॉ क्या है कि अगर एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा। तो ये कितना रहेगा ये वाला एंगल। अगर हम इसके इक्वलेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर ड्रॉ करें तो ये बनेगा हमारा 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये तो बनेगा हमारा बेस कंपोनेंट, ये बनेगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, सही बात। तो माफ़ कीजिएगा, ये बनेगा हमारा बेस कंपोनेंट। अगर ये टेंशन ऐसा आया है रूप में तो ये बनेगा बेस कंपोनेंट, ये बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, टी साइन एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और बेस कंपोनेंट कितना बनेगा, टी कोस 90 माइनस के थीटा। अब दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे अगर ये मास इनटू ग्रेविटी है। देखो ये इसके इक्वल आएगा, ये किसको अलग आएगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। अगर इतनी फोर्स नीचे को लगेगी तो ऊपर की ओर भी इसको बैलेंस करने के लिए इतनी फोर्स लग रही होगी। तो कितना आएगा, टी कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, क्यू इंटू ई के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टी साइन 90 माइनस के थीटा किसके इक्वल है, और ये हमारे मास इनटू ग्रेविटी के इक्वल है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा आपका, देखो टी कोस थीटा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना जब हम दिस अपॉन दिस करेंगे, करके देख लो, चाहे दिस अपॉन दिस करेंगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोट 90 माइनस के थीटा इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन मास इनटू ग्रेविटी। तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा ही आएगा। कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, क्यू ई अपॉन एम जी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी टेन थीटा अपॉन क्यू, है ना, इतनी तो आएगी, हाँ बिल्कुल इतनी आएगी। तो अब बात करेंगे, देखो यहाँ आप क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो इसमें पहले, क्योंकि ऑप्शन देख के मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें क्यू की वैल्यू पूछेगा ये। तो क्यू की वैल्यू आएगी एम जी टेन थीटा अपॉन ई। इतनी बातें देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर होगी, द स्ट्रिंग मेक्स ए कॉन्स्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। साइन पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, और साइन पूछ रहा है और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड तो हो गया एम जी टेन थीटा अपॉन ई, और साइन कैसा है इसका, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड एम जी अपॉन टेन थीटा इंटू ई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट ही सेड, ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x is repelled by another charge object y, however an object z is attracted to object y। देखो क्या बोला, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें, लेट्स से एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया x जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। इसको y ऑब्जेक्ट ने रिपेल कर दिया, विच मीन्स y शुड हैव द नेगेटिव चार्ज, एंड ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। कोई ऑब्जेक्ट z है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट z, अब ये y से अट्रैक्ट हो गया, तो या तो z पॉजिटिव हो सकता है या z न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स ही अट्रैक्ट हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव से अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होता तो z कैसा रहा होता, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। अगर हमारा y नेगेटिव है तो z कैसा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल, पॉजिटिवली या फिर न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and become charged with charges +3 + 5e - 3।
respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. तीन 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 स्फेयर्स थे जिनके ऊपर प्लस के 3e चार्ज था, प्लस के 5e चार्ज था और माइनस के 3e चार्ज था, कि ये एक टाइम के लिए कांटेक्ट में आए। अगर एक टाइम के लिए कांटेक्ट में आए होंगे, आपको नहीं लगता इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो इनका रिजल्टेंट क्यू टोटल कितना आएगा? क्यू टोटल आएगा इनका 538 538 3 गए 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आएगा इन तीनों चार्जेस का कंबाइंड चार्जेस, ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज? अच्छा, फाइनल चार्ज कितना होगा? जिसका भी टोटल 5 आ जाएगा। देखो ये कितना है, 5 और 7, 12, 12 में 60 गए 4, नॉट इक्वल टू 5। ये 3.5, ये 5.5, तो ये 9 प्लस 13 नॉट इक्वल टू 5। 6 6 12 12, 6 6 12 में से 7 गए 5, पॉसिबल आंसर। 5 और 5 10 में से 4 गए 6, गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू नोड आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। माइनस क्यू प्लस क्यू एंड क्यू नोड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नोड। मैग्नीट्यूड पूछा है भाई, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड पूछा है। और अगर आपके पास कोई एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप? एफ वेक्टर के जितने भी एक्स वाई जेड एक्सिस में कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस के एफ वाई स्क्वायर प्लस के एफ जेड स्क्वायर, ऐसे तो करते हो ना। तो अब आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड में। चलो बात की बात है, करते हैं एक एक करके। एक बात बताओ, माइनस के क्यू चार्ज और क्यू नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है? लेट्स से ये Q1 चार्ज है, कितनी डिस्टेंस है? ये A डिस्टेंस है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F1 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 माइनस के चार्ज तो नहीं लेना, Q इंटू क्यू नोड डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। एक और मज़ेदार बात, ये जो है हमारा क्यू नोड चार्ज, इसमें अट्रैक्शन होगा तो ये माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाएगा, तो नहीं अलोंग द पॉजिटिव लाइन जा रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अब F2 देखेंगे, F2 में आप क्या काम करोगे? जब प्लस क्यू और क्यू नोड के बीच में हमारी माफ़ कीजिएगा रिपल्शन फोर्स लगेगी हो, तो रिपल्शन फोर्स देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है एक्स एक्सिस में, तो आप क्या लोगे? 1/4πε0 इंटू क्यू नोड अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव साइन नहीं ले रहे कुछ भी, बस हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्सेस का। अब देखो इन दोनों को, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको क्या काम करना पड़ेगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको सम करना पड़ेगा। तो F1 प्लस के F2 कितना आएगा? इन दोनों को सम करेंगे, सम करके आएगा, अगर ये K है ये भी K है, और आपको ये नहीं पता कि 1/4πε0 K होता है, K क्यू नोड अपॉन A स्क्वायर, K क्यू नोड अपॉन A स्क्वायर, तो कितना बनेगा? 2K क्यू इंटू क्यू नोड अपॉन A स्क्वायर। जल्दी बताओ, नहीं समझे आप? अच्छा ये क्यों कर दिया? हमें तो मैग्नीट्यूड ही निकालना ना, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज। मैग्नीट्यूड कितना होगा? जोड़ो मत अभी इनको, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। माइनस क्यू और क्यू नोड में अट्रैक्शन हो रहा है तो साइन आएगा नेगेटिव, और ये रिपल्शन हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में तो साइन आएगा नेगेटिव, है कि नहीं? देखो एक माइनस के एक्स एक्सिस में रिपल्शन हो रहा है तो माइनस, और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर नेगेटिव होगी तो अट्रैक्शन होगा, तो अगर अट्रैक्शन है तो नेगेटिव साइन, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव साइन ले लिया। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, F1 प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा हमारे पास? देखो कैसा आएगा, अंडर रूट K क्यू नोड अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर, K क्यू नोड A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस भी है यहाँ पर, माइनस क्यू नोड अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही बात, ये कितना आएगा? 2K क्यू नोड A स्क्वायर का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ तो कितना बनेगा आपका? √2
के क्यू क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला बनेगा इसका, के क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन करेंगे मज़ेदार तरीके से, ठीक बात, मज़ेदार तरीके से करेंगे। ठीक, चलो रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। उसने बोला एक ऑब्जेक्ट के पास नेट चार्ज कितना था, यानी क्यू इनिशियल कितना था, क्यू इनिशियल 1 कूलम चार्ज था। इनिशियली कितना चार्ज था उसके पास, 1 कूलम का चार्ज था। बाद में उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू फाइनल कितना हो गया होगा उसके पास, क्यू फाइनल हो गया होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू, तो 5 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज होगा, माइनस के, देखो ये तो हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक, इसमें और इसके मल्टीप्लाई करके ये होएगा हमारा 8.0, तो कितना बनेगा, माइनस के 0.8 कूलम। अब क्यू नेट पूछा है ना, क्यू टोटल या क्यू नेट पूछा है, तो क्यू इनिशियल क्यू फाइनल जोड़ देंगे, तो 1 माइनस के 0.8 कितना बचेगा, टोटल 0.2 कूलम का चार्ज बचेगा बाद में, वो भी पॉजिटिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, असर्शंस एंड रीजंस पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। वो हमसे पूछ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल रख दे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और आपने इसके अंदर एक डायपोल रख दिया है, प्लस क्यू और माइनस के क्यू, प्लस क्यू पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और माइनस क्यू पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एफ और एफ। एक बात बताओ, अगर इन दोनों चार्जेस पर इधर की ओर और एक दूसरे को दूसरी साइड की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, आपको नहीं लगता कि ये रोटेट कर जाएगा? अगर ये रोटेट कर गया है तो आपको नहीं लगता है कि इसमें मोशन हो गया, वो भी रोटेटरी मोशन हो गया? तो अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रखोगे तो उसके अंदर रोटेटरी ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंस ए फोर्स एज वेल एज टॉर्क, बिल्कुल ठीक है। आप ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर रख दोगे ना, तो डायपोल के ऊपर एक टॉर्क भी लगेगी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पॉसिबल आंसर क्या होगा? देखो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, वैसे असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। तो इसका पॉसिबल आंसर देखो क्या होगा, पॉसिबल आंसर इसमें से ढूंढते हैं एंड आर बट इसका आंसर बी होगा, कि देखो बी नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 22, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 22। In negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field. In negative charge, देखो क्या बोला है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बना ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। उसने बोला अगर हम कोई माइनस के नेगेटिव चार्ज रखेंगे, माइनस के नेगेटिव चार्ज क्यों रख दिया, माइनस के क्यों रख दिया, क्या उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगी? तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, उसने ये पूछा है। दूसरा, ऑन नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसने पहले तो रीजन असर्शन दिया है कि माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेगा, ठीक है, और रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न ये है कि माइनस क्यू के चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो अलोंग द डायरेक्शन लगेगी। तो दोनों ही गलत हैं, सीधे से हिसाब है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको कान खोल के सुनना, कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस के क्यू, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस क्यू पर चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और प्लस क्यू चार्ज पर लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 में असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, बोथ आर फॉल्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं। व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन टू बॉडीज देन नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। ओ बोलता है जब दो चार्जेस
लेट्स से Q1 ये प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ूँ तो आपको नहीं लगता कि स्पार्कलिंग्स होंगी? अगर स्पार्कलिंग्स होंगी तो लाइट भी प्रोड्यूस होगी, अगर लाइट प्रोड्यूस होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो हम बोलते हैं कि जब दो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनकी वजह से लाइट और हीट एनर्जी रिलीज होती है। सम एनर्जी डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्कलिंग। देखा नहीं देखा आपने, समझे नहीं समझे कि जब जो चार्ज शेयर होते हैं तो लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, लेकिन चार्ज इनका कांस्टेंट रहता है। तो इसका असर्शन भी ठीक है और इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका ऑप्शन नंबर ए लगाओगे आप, कि उसमें होता ना कि रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, माफ कीजिएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूलाम्ब फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। क्या कूलाम्ब फोर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स है इस यूनिवर्स में? डोमिनेटिंग का मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी लगती है, या ऐसा बोलो यूनिवर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी लग सकती है। तो कूलाम्ब फोर्स तो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लगती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है डोमिनेटिंग, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के हर कोने में लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो हमारी कूलाम्ब फोर्स होती है, या आप बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए, दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फर्मी मीटर में ली जाती है। फर्मी मीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर में कभी भी कूलाम्ब फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका मतलब आपका असर्शन गलत हो गया। द कूलाम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीकर होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, तो हमारा रीज़न भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो दो चार्जेस बना लेते हैं, जो उसने बात बोल दी, प्लस क्यू और माइनस के क्यू। ठीक, ये हो गया हमारी वो लाइन सेपरेशन डिस्टेंस जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ती है। ठीक, ये इसका मिड पॉइंट ओ हो गया, जिस पी पॉइंट पर आपको क्या ओ पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर से वो कंसेप्ट याद करो, प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर से बाहर की ओर, और माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर की ओर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है प्लस क्यू चार्ज से, वो अपने अंदर से बाहर की ओर निकलेंगी, ऐसे करके शक्तिमान की तरह। और माइनस क्यू चार्ज की बनेंगी जैकॉल की तरह, बिल्कुल सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। नहीं समझे आप? तो अब एक बात बताओ, इस ओ पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर की ओर बनेगी। लेट से ये वो बाहर की डिस्टेंस है जिसके ऊपर वो बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस ओ पॉइंट पर बनेगी अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन गई। तो अगर हम इसको E1 और E2 बोलते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E1 प्लस के E2। तो ज़ीरो तो आने से रहा। अगर दो चीज़ें जुड़ रही हैं कुछ तो बनकर आएंगी, और ये डिस्टेंस भी सेम है दोनों की। अगर डिस्टेंस दोनों की ओ पॉइंट के लिए सेम है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी, तो ज़ीरो नहीं होगी। तो असर्शन गलत है। दूसरी बात पढ़ते हैं, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। अगर हमारे कोई प्लस क्यू चार्ज, दो सिमिलर चार्ज हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव के दो चार्ज हो चाहे नेगेटिव के दो पॉजिटिव चार्ज हों, अगर उनके विद सिमिलर चार्जेस है, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस आर है, और माफ़ कीजिए, चलो 2L ले लो इसको, 2L, तभी तो LL होगी। तो ये L होगी डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस होगी, ये O पॉइंट है। प्लस क्यू चार्ज पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, O पॉइंट पर बनने वाली इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये E1 बोलो, इसको E2 बोलो। अब दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल डिस्टेंस पर लग रही है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो आएगी हमारी E1 माइनस के E2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो आएगी ज़ीरो। तो यानी ज़ीरो होनी चाहिए सेंटर पर दो सिमिलर चार्ज की वजह से, और इसने ज़ीरो नहीं दे रखी, यानी इसका रीजन भी गलत है, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ ए डायपोल इज अनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। अगर आप एक डायपोल को किसी सरफेस के अंदर रख दो तो प्लस क्यू माइनस क्यू से बनने वाला इलेक्ट्रिक डायपोल बना लोगे। इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है 2L, ठीक है, इसको मिड पॉइंट ओ बोला जाता है। और आपने इसको एक सरफेस के अंदर रख दिया, सरफेस के अंदर रख दिया, लेट्स से वो सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये वो सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद इट विल बी जीरो। वो बोल रहा है क्या इससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा? तो आप गॉस थ्योरम लगाओ,
गोस थ्योरम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो 1/एप्सिलॉन, यानी टोटल चार्ज एनक्लोज का मतलब क्या है, टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है इसके अंदर वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्यों टोटल अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि ये जो दो चार्जेस होते हैं ये सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो आपको नहीं लगता कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को जोड़कर ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्यू एनक्लोज की वैल्यू रखोगे 0/एप्सिलॉन, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। यानी अगर आप किसी गॉसियन सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर रख दोगे और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज 0 आएगा, विच मीन्स ये बात ठीक है, असर्शन ठीक है। देखो द चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस 0, रीज़न क्या है, क्योंकि इस पूरी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है। लेट अस रीड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन एंड स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। ओहो, अरे आपको एक्सप्रेशन करनी है, आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। देखो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, आप करोगे खुद। लेट्स से आपके पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक, ठीक है। लेट्स से आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट क्या, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल तो यही होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बनता है, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है ना O, ठीक इसके ऊपर हमको इक्वेटोरियल पॉइंट P कंसिडर करते हैं, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है। ये P पॉइंट, आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक P पॉइंट और प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस ड्रॉ करो, माइनस क्यू और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ड्रॉ करो, ठीक है। लेट से ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट ये R है, और आपको पता है ये L और ये L होती है, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से R² प्लस के L², और ये रूट R² प्लस के L²। माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू चार्ज की तरफ, जल्दी बताओ। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू चार्ज से दूर की ओर। तो अब इनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया है, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल क्रिएट हो गया है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस के क्यू। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है तो उसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया जाता है। लेट्स से वो रिजल्टेंट है हमारा E। अगर ये रिजल्टेंट E है, अब एक बात बताओ, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको नहीं लगता कि एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर हमारे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बेस कंपोनेंट कितना बनेगा, E cos थीटा। और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से बन रही इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस कंपोनेंट कितना होगा, E cos थीटा। यानी आपकी E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2E cos थीटा। एक बात और, दोनों की दोनों डिस्टेंसेस सेम है चार्जेस से P पॉइंट की, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा KQ/R², ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो K इंटू क्यू कितना है, एक चार्ज Q अपॉन R² अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा R² प्लस के L²। अब आप यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा होता है ना बेस अपॉन हाइपो, तो L² अपॉन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, L अपॉन बेस अपॉन हाइपो होता है ना, हाँ, L अपॉन R² प्लस के L², वो भी रूट में। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें रख दोगे आप, ई नेट में रखोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQ अपॉन R² प्लस के L² इंटू L अपॉन कोस थीटा, सॉरी L अपॉन अंडर रूट R² प्लस के L², ठीक है। अब ये ऐसे बोलो कि R मान के चलो, इसको A बोलो, इसको भी A बोलो, तो A की पावर 1 इंटू A की पावर 1/2, तो कितनी बनेगी, A की पावर 3/2 नहीं बनेगी। तो यहाँ से E नेट कितनी आएगी आपकी, E नेट आएगा, देखो एक बात और, 2QL, ये होता है डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला 2QL, तो कितना बना है हमारा K इंटू P डिवाइडेड बाय R² प्लस L² की होल पावर
3/2, ठीक है, इतना बन गया। एक और बात, मज़ेदार बात बताता हूँ, जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो आर डिस्टेंस है वो एल से काफ़ी ज़्यादा है, तो आर स्क्वायर भी एल से काफ़ी ज़्यादा, एल स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा होगी, तो एल स्क्वायर को आप नेग्लिजिबल क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। तो आपको क्या फॉर्मूला बनेगा, के पी अपॉन आर की पावर 2 की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बनेगा, के पी बाय आर की पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पी पॉइंट पर। सही बात। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है, एट द सेंटर ऑफ द डायपोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, एक बात बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में रहेगी, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रहेगी, क्योंकि अब आप E1 आपके किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है, तो नेट कितनी आएगी, ई नेट कितनी आएगी इस पॉइंट पर, 2 इंटू ई आएगी, तो 2 इंटू ई आएगी, तो अब यहाँ पर कहाँ गया वो, यहाँ पर कितना फॉर्मूला बन जाएगा, बस ये 2k अपॉन आर स्क्वायर, दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस माफ़ कीजिएगा, ये L है और ये भी L है, ठीक है ना। इस पी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, इस पी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, L प्लस L स्क्वायर, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का जितने भी हमने करे हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखोगे क्या क्या कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन रीड करना है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 मैग्नीट्यूड दे रखा है, Q2 मैग्नीट्यूड दे रखा है, आर प्लेस्ड R1 इक्वल्स टू 3 मीटर आई कैप, R2 4 मीटर जे कैप। अब आपको वेक्टर्स में सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, वी हैव ड्रॉन अ डायग्राम, लेट अस रीड वंस अगेन द क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पॉइंट चार्जेस Q1, लेट से Q1 हमारा एक्स एक्सिस पर प्लेस है 16 माइक्रोकुलम, और Q2 है हमारा 1 माइक्रोकुलम जो कि वाई एक्सिस पर प्लेस्ड है। हमने एक्स एक्सिस पर ही क्यों लिया है हमने Q1, क्योंकि R1 डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर आई कैप, और एक्स एक्सिस को आप यूनिट वेक्टर आई कैप से दिखाते हो और वाई को यूनिट वेक्टर जे से दिखाते हो। कितना दे रखा है ये डिस्टेंस, 3 मीटर। तो ये कितनी डिस्टेंस हुई यहाँ पर, 3 मीटर आई कैप हुई, और ये डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पर, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये होगी हमारी 4 मीटर आई कैप, 4 मीटर जे कैप नहीं समझे अब भी, हमने क्यों R1 लिया है एक्स एक्सिस पर, क्योंकि आपकी R1 डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 मीटर आई कैप, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पर लिया है। अब देखो इनसे बनने वाला एक्स एक्सिस पर कितना है, 3 मीटर आई कैप, ये रहा 3 मीटर आई कैप, वाई एक्सिस पर कितना है, 4 मीटर के जे कैप, 4 मीटर के जे कैप। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा कि ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है दोनों चार्जेस की वजह से। अब एक बात बताऊँ आपको, ये माइक्रो कुलाम में दे रखा है, तो इसको आपको कुलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए, माइक्रो कुलाम से कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या काम करते हो, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये कितना चार्ज आएगा, 10 की पावर -6 कुलाम, और ये कितना आएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। ठीक बात। एक बात बताओ, अगर आपको Q1 चार्ज से P1 डिस्टेंस पर, माफ़ कीजिएगा P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले फॉर्मूला सुनो, वो भी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R वेक्टर का क्यूब। ये जो R वेक्टर है ना, ये इसका क्यूब इनटू R वेक्टर। ठीक है, अब आप E1 से कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कितना बनेगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब आपको R1 डिस्टेंस नहीं लेनी, आपको कितनी दूर कैलकुलेट करना है, P पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी है ज़रा बताओ, ज़रा माइंड लगाओ, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, P और Q1 के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर जे कैप। तो अब यहाँ पर R2 वेक्टर का क्यूब करोगे, उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर, ऐसे आप करने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। तो करें, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों कितना है आपका 16 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आर वेक्टर कितना दे रखा है, आर वेक्टर R2 वेक्टर कितना दे रखा है, R2 वेक्टर दे रखा है आपका 4 मीटर जे कैप, 4 मीटर जे कैप। तो अब देखो आपकी वैल्यूज़ कैसे कैसे बन जाएंगी और क्या क्या रह जाएंगी। इसको तो ख़त्म करो, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू है आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय
क्यूब करेंगे R2 वेक्टर का क्यूब, R2 वेक्टर है 4 तो 4 का क्यूब 64, तो 16 चौका 4 से 4 खत्म, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 कितना बचेगा, 9 इंटू 10⁻⁻3 जे कैप। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड। इस पी पॉइंट पर दूसरे चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो 3 मीटर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर, इसको Q1 लिख लो, इसको Q2 लिख लो। तो कितनी बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये होगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय R1 कितना, देखो R1 है 3, तो 3 का क्यूब, माफ़ कीजिएगा 3 आई कैप अपॉन 3 का क्यूब नीचे, तो 3 के क्यूब से ये दोनों चीज़ कट जाएंगी, 9 3 से 27, 3 का क्यूब 27, तो कितना बचेगा आपका 10⁻⁻3, माफ़ कीजिएगा 6 बचेगा यार, ये 9 है ये 6 था यहाँ 6, तो 10⁻⁻3 आई कैप बचेगा। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट पर, है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी। तो ई नेट कितना आएगा आपका, ई नेट आएगा टोटल, ई नेट आएगा आपका E1 प्लस के E2। E1 कितना है आपका, देखो अगर इसको मैं यहाँ रफ करता हूँ थोड़ा सा, E1 कितना है आपका, E1 है आपका 9 इंटू 10⁻3 जे कैप, 9 इंटू 10⁻3 जे कैप प्लस E2 कितना है आपका 10⁻3 आई कैप। तो कितनी बनेगी आपकी वैल्यूज़, आई कैप प्लस के 9 जे कैप ब्रैकेट के बाद 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मेहनत करो, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।